रासायनिक समीकरण से लाभ। रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है? चलिए वन बाई वन देखते हैं कौन कौन से हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बने उत्पाद का ज्ञान हो जाता है। अगर जो हम उन्हें लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी प्रोडक्ट और जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनके बारे में हम क्या होता है, उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है उनके सैंपल के थ्रू। अब फिर दूसरा क्या है पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या का बोध होता है। दूसरे शब्दों में उनकी मोल संख्या का बोध होता है, क्योंकि किसी पदार्थ और हमारा पॉइंट क्या है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के मोल संख्या ज्ञात करके उनके द्रव्यमान की जानकारी हो जाती है। अब उनकी मोल संख्या का जो हमें प्राप्त हो जाती है अभिकारों और उत्पादों की, तो हम उनकी मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसके आयतन की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन मानक ताप तथा दाब पर 22.4 लीटर होता है। अतः गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या को 22.4 लीटर से गुणा करके उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, जो कि आपको पहले बताया गया था। अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण क्या है, अमोनियम सल्फेट पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से सोडियम सल्फेट अमोनियम गैस तथा जल प्राप्त होता है। इसे निम्नलिखित समीकरण से निरूपित करते हैं। कौन सा समीकरण? देखिए, ये अमोनियम सल्फेट है NH4 का होल ट्वाइस, इसे बोलेंगे ऐसे ही, देखिएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, ये इसकी मात्रा है ग्राम में। लेकिन ये आपको समझाने के लिए लिखना होगा, ये आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो जरूरी नहीं है, आपको जब रिएक्शन बताना होगा तो ये नहीं लिखना है। फिर आपका आएगा Na2SO4 फिर H2O और N2NH3 जो कि अमोनिया गैस है, और इनका उत्पाद इतना है और ये देखिए अभिकारक भी इतना था, तो इनका अलग अलग द्रव्यमान दे दिया गया। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? पहले देखिए आप, पहले क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, योगात्मक और संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं। दूसरा है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। तीसरा प्रतिस्थापन और विस्थापन अभिक्रियाएं। और फिर द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं, जिसमें कि पहले हम देखते हैं क्या है हमारा, योगात्मक अभिक्रियाएं, जिन्हें बोलते हैं हम एडिशनल या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो आपके रिएक्टेंट हैं, तत्व या यौगिक या दोनों, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। देखिए, केवल इसमें एक नया पदार्थ बनेगा और इसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह ऑक्सीजन O2 संयोग करके H2O का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये जब हाइड्रोजन 2H2 और O2 मिला तो यहाँ पर क्या हुआ, जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में केवल एक पदार्थ बनना है, जो कि आप देख रहे हैं कौन एक पदार्थ बनना, सिर्फ H2O बनना है। आगे देखिए, Na और ऑक्सीजन यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन के संयोग से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है 4Na प्लस O2, और यहाँ बना Na2O, 2Na2O बन गया। अगर ये बैलेंस रिएक्शन नहीं होगी, जैसे यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पर आपका जो है 4 नहीं है और यहाँ 2 नहीं है, तो आपको बैलेंस भी करने के लिए रिएक्शन आ सकती है। फिर देखिए आगे, सल्फर और ऑक्सीजन का संयोग किया गया है और यहाँ से क्या बना है, SO2 बना है। फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग हुआ तो HCl बन गया है। और फिर कार्बन और वायु को जल में करने पर ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। आगे देखिए, कोयला कई पदार्थों का मिश्रण होता है। जब कोयला जलता है तो केवल कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 बनाता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब देखिए रिएक्शन क्या है, NH3 प्लस HCl फिर NH4Cl बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, Mg 2Mg
2 MgO2 और ये क्या बना 2 MgO, फिर 2Na Cl2 2NaCl 2CaO2 2CO2 बन गया। अब आगे देखिए, जब एक नेक्स्ट इसका देखिए क्या है, जब बिना बुझे चूने को यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। देखिए, जब आप कभी क्या करते हैं, बुझे हुए चूने को या जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसको पानी में डालिए तो क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पे पता चलता है इसमें कि इसमें से ऊष्मा निकल रही है और यहाँ पे इसको रिएक्शन के थ्रू दिखा दिया गया है कि CaO और प्लस H2 तो बनना क्या, CaOH का होल ट्वाइस और हीट निकली। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, बुझे हुए चूने का उपयोग मकानों की दीवारों तथा छतों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। 2-3 दिनों में CaOH का होल ट्वाइस वायु की उपस्थिति में CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की अघुलनशील परत बना लेता है और 2-3 दिन बाद कैल्शियम बनने से दीवारों और छतों में चमक आ जाती है ना। तो ये फिर से वो सेट हो जाता है और फिर दीवारों में क्या होती है, एक वाइट जो है सफेदी आ जाती है। अब इसका रिएक्शन दिखाया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना और जल बना। फिर देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, भी हमेशा योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे एथीन से दिया गया है, एथीन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराई और इसमें ये निकेल और जो Pd है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ये जो है ऊपर क्या है उत्प्रेरक है और यहाँ पर क्या बनता है, एथेन बन जाता है। इसी तरह देखिए, एथाइन है, फिर हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो ये एथीन बनता है, एथीन और हाइड्रोजन, फिर ये एथेन बन जाता है। आगे हम देखते हैं उष्मा। नेक्स्ट हमारा क्या है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या होता है इनमें, देखते हैं। क्या हुआ, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाएं जिसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का विनिमय होता है, जानते हैं बिना ऊर्जा के रिएक्शन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जिन्हें एक्सोथर्मिक कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा निकलती है, उष्मा बाहर होती है और अभिक्रिया का मिश्रण का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भैया बोलना नहीं कह रहे हैं ना, सुमित वाला बोलो। तो हम क्या देख रहे हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्सर्जित हो रही है, उष्मा मुक्त हो रही है, निकल रही है और अभिक्रिया का ताप बढ़ रहा है तो उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं इनके क्या क्या हैं। देखिए, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा बनती है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, प्राकृतिक गैस मेथेन, प्राकृतिक गैसों में मुख्य रूप से मेथेन होती है, उसके जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में उष्मा मिलती है। तो देखिए, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस H2O और हीट मिलती है। सभी दहन अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी होती हैं। हमारे शरीर में श्वसन की जो क्रिया होती है वो भी क्या, भोजन का दहन भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, उसमें भी उष्मा निकलती है। श्वसन भी एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या देखते हैं कि श्वसन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऑक्सीकृत हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये जो जैविक प्रक्रियाओं के प्रचलन में प्रयुक्त होती है। अब देखिए, ग्लूकोज यहाँ पर देख लेते हैं कि जो दहन की क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, जो जैविक प्रक्रिया होती है उसको ग्लूकोज, और ये रिएक्शन किया, ग्लूकोज है C6H12O6 और ये रिएक्शन किया ऑक्सीजन से और 6O2 और रिएक्शन आ गई आपकी 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसको याद भी कर लिया, हो सकता है बैलेंस करने में भी आ सकती है। वायु में मैग्नीशियम धातु का जलना, वनस्पतियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना, बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया आदि उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। अब उष्माशोषी अभिक्रियाएं देखते हैं जो इंडोथर्मिक होती हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखिए क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होती है, अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएंगी। जो मिश्रण होगा, जो अभिक्रिया का जो विलयन होगा, है ना, जैसे ये इसमें अगर जो आप विलयन रखे हैं इस तरह, इसमें आपका विलयन है, सपोज करिए इसमें विलयन पड़ा हुआ है और इसमें क्या होगा, इसका ताप क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, है ना। ला लिए
अभी छुट्टी कर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर 300, अब देखिए यहाँ टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे देखिए ये नाइट्रिक ऊष्मा दी गई है ना, क्योंकि ऊष्मा शोषी रिएक्शन है तो इसमें ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये बना क्या है आपका N2 फिर O2, वह हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO। सभी वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि पदार्थ को विघटित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पदार्थ को विघटित करने के लिए क्या होगा, ऊष्मा जरूरी होगा। अब बताते हैं वे, जबकि अपघटन जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं क्या होता है, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और वियोजन अभिक्रियाएं सारी क्या होंगी, ऊष्मा शोषी होंगी। देखिए वियोजन अभिक्रियाएं जिन्हें बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों को छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है तो अपघटन अभिक्रियाएं या डीकम्पोजन रिएक्शंस कहलाती हैं। इनमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। देखिए क्या क्या है, अब ये होती कितने प्रकार, ये तीन तरह के होते हैं, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। पहला देखते हैं ताप अपघटन। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह विघटित हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। यहाँ देखिए ये चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं, CO3 और उष्मा दी गई, अपघटन हुआ, क्योंकि बिना उष्मा के ये नहीं हो सकती। पहले बताया गया था ना, जो जितनी वियोजन जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें उष्मा की आवश्यकता होती है और वो उष्मा शोषी रिएक्शन होती है। तो CaO बना और CO2 बना। दूसरा देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, इसमें पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। जैसे 2KClO3 और उष्मा दी गई, ये एक था और ये टूटा किसमें, दो में, जैसे 2KCl और 2 ये +3O2 में। आगे देखते हैं फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का अपघटन कराएंगे। फेरस सल्फेट को अधिक गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। देखिए इसको कैसे टूटा, ये क्या है, फेरस सल्फेट है, 2FeSO4 और इससे उष्मा दी गई, अपघटन हुआ इसका, तो क्या हुआ 2FeO3 Fe2O3SO2 और SO3 तीन में टूट गया। ये क्या होता है FeSO4 और इंटू 10H2O, इसे बोलेंगे इंटू 10H2O हरा ठोस होता है, जबकि FeSO4 सफ़ेद होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट का अपघटन किया जाता है। लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने पर यह PbO, NO2 और O2 में वियोजित हो जाता है, तीन में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। रिएक्शन देखिए क्या है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये टूटा किसमें, 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड में, 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड में और O2। फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करने पर यह मरकरी बनाता है, जैसे मरकरी ऑक्साइड है 2HgO और ये उष्मा और अपघटन होता है तो क्या बना 2Hg + O2। फिर आते हैं अमोनियम क्लोराइड को उष्मीय वियोजन करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है तथा ठंडा होने पर पुनः NH4Cl बनती है। देखिए यहाँ पर NH4Cl और यहाँ पर अमोनिया बनी और HCl बना। अब आते हैं ताप अपघटन, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजन और इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। किसी विद्युत अपघट्य अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन। जैसे कि जल का विद्युत अपघटन, जल में जब क्या करेंगे, जब अम्लीय जल में थोड़ा सा जल होगा, थोड़ा सा अम्लीय होगा, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो उसमें दो छड़ें लगाई जाती हैं उसके जलीय विलयन में, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। तो क्या हो, कैथोड पे क्या हो जाएगा, जो कैथोड पे हाइड्रोजन चला जाता है और एनोड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा सोडियम क्लोराइड का विलयन, जो कि आपको बार बार मिलेगा, आप इंटर तक जाएंगे तो इसका जो विद्युत अपघटन प्रोसेस है, ये आपको समझाने के लिए, इलेक्ट्रोड और एनोड कैथोड इनको समझाने के लिए आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखने को मिलेगी। जैसे गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम और क्लोरीन में, अब सोडियम जो होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है, NaCl होगा, 2NaCl, ये विद्युत अपघटन उसका कराया गया। तो ये कैथोड पे क्या, कौन सा आ गया, कैथोड पे आ गया 2Na, है ना, कैथोड पे सोडियम आ गया
और जो क्लोरीन हुई एनोड पे आ जाती है 2 जो Cl2। आगे देखते हैं आपका थर्ड एग्जाम्पल जो है एल्युमिनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन जब गलित Al2O3। ये अणुसूत्र धीरे धीरे दिमाग में बैठाते रहिए क्योंकि आपको आगे साइंस ही पढ़ना है। तो Al2O3 को में विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो एल्युमिनियम धातु ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन जो है हट जाएगी, निकल जाएगी। तो Al2O3 विद्युत अपघटन कराया गया तो 4Al प्लस 3O2 ये अलग अलग हो गए। तो अल्युमिनियम द्रव अवस्था में प्राप्त होती है यह विधि Al2O3 में Al के सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है। अब उष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन समझते हैं अंतर क्या होता है। उष्मीय वियोजन ताप बढ़ने से होता है और आयनिक वियोजन पदार्थ को जल में घोलने से होता है। वो आयन में ही टूटेगा, तभी आयन में जब टूटेगा तभी एक कैथोड पे आएगा, एक एनोड पे आएगा, है ना। तो इसीलिए इसको आयनिक वियोजन भी बोल लेंगे, जो विद्युत आपका जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब उष्मीय वियोजन से प्राप्त उत्पाद के अणु उदासीन होते हैं और आयनिक वियोजन से प्राप्त उत्पाद के अणु आवेशित कण होते हैं। एक मतलब आयन होते हैं, आयन होगा तो एक क्या होगा, एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, है ना। धनायन ऋणायन को क्या बोलते हैं, कैटायन। एक से प्राप्त उत्पाद विसरण द्वारा पृथक किए जाते हैं और इस जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है इससे प्राप्त जो उत्पादों को विद्युत धारा द्वारा पृथक किया जाता है। उसमें विद्युत धारा द्वारा बताया गया था जो 2 छड़ें होती है, कैथोड होती है, एनोड होती है। फिर उष्मीय वियोजन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसमें माध्यम की आवश्यकता होगी जो कि जल है। जल के विलयन में होगा, जलीय विलयन में ही ये प्रोसेस हो पाएगी, जो कि जिसे आयनिक वियोजन जो होता है वो जलीय माध्यम में ही होगा। अब आते हैं हमारी रिएक्शन जो है, पलक बात नहीं करना है। आगे आते हैं आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटो केमिकल रिएक्शन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की ऊर्जा द्वारा भी होती हैं। अब देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा के अवशोषण होता है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण होता है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे 6 ये रिएक्शन रट डालिए, 6CO2 प्लस 6H2O और आपका सूर्य का प्रकाश और पानीहरिम होता है। फिर आपको बनेगा 6C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है और ऑक्सीजन बनेगा CO2। फिर आप देखिए दूसरी रिएक्शन आपकी है क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया करके HCl बनता है। आगे देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड वियोजित होकर सिल्वर धातु और क्लोरीन देता है। अब जैसे जो सिल्वर क्लोराइड है 2AgCl, इसको जब प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो क्या होगा, 2Ag होगा और Cl गैस निकलेगी। तो AgCl सफेद रंग का होता है जो कि ग्रे रंग की धातु Ag में परिवर्तित हो जाता है और यह विक्रिया श्वेत श्याम ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग करी जाती है। जो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देखते हैं उसमें यह है, यह विक्रिया प्रयोग करी जाती है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड व्यवहार करता है तथा सिल्वर व लाल ब्रोमीन वाष्प में विघटित हो जाती है। जैसे 2Ag और Br, 2Ag Br है, ये हुआ Ag 2Ag और प्लस Br2, ये लाल वाष्प होगी और Ag की ग्रे होगी, है ना। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या एक परमाणुओं के समूह, जिन्हें मूलक बोलते हैं, के स्थान पर अन्य परमाणु या अन्य परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन और विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या फिर इसकी एक परिभाषा और ये हो सकती है, जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिकों का जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है और ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगी, है ना। मतलब जो अधिक क्रियाशील है वो कम वाले को हटा दे रहा है उसके स्थान से, तो ये क्या हो गई आपकी रिएक्शन। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रियाशीलता क्या होती है। जैसे सबसे ज्यादा क्रियाशीलता आपकी किसकी होगी, पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी। तो इसकी श्रेणी ही आपको पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, जिससे आप रिएक्शन खुद समझ जाएंगे कि ये सही है कि गलत है और रिएक्शन को आप बना भी सकते हैं उस तरह। जैसे
के यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आपका ये Zn जिंक हो गया, F आयरन है, H हाइड्रोजन है, Cu कॉपर है आपका, Ag आपका आपका चांदी हो जाता है और Au आपका गोल्ड हो जाता है ना। Ag सिल्वर को कहते हैं और Au जो है आपका गोल्ड होता है। अब देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले रंग का होता है जब इस विलयन में जिंक की पट्टी डाली जाती है। अब देखिए ये एक केमिकल प्रोसेस से होता है, इस तरह का जब विलयन देखेंगे तो इस तरह होगा। अब विलयन रंगीन आपको दिखेगा और इसमें क्या होगा, जब जब इस विलयन में जिंक की पट्टी डाली जाएगी तो ये विलयन रंगहीन हो जाएगा। तो एक मतलब यूं कहिए कि केमिस्ट्री क्या है, एक जादू है। जिंक की पट्टी पर जो लाल भूरे रंग का कॉपर जो है जमा हो जाता है। इसमें देख लीजिए रिएक्शन होती है Zn और CuSO4 का जो सोल्यूशन है नीला बैंगनी। अब ये क्या होगा, ZnSO4 जो कि रंगहीन विलयन होगा जिसे जिंक सल्फेट बोलते हैं, और क्या होगा आपका कॉपर लाल भूरा। फिर जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए क्या होता है, देखिए आप श्रेणी में देख लीजिए जिंक का स्थान क्या है, पहले है उसका और फिर उसके बाद कॉपर का आता है। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। कैल्शियम, अब जैसे ये आपको रिएक्शन आ सकती है, इस तरह पूछा जाएगा जिंक क्या होता है जब, या फिर रिएक्शन कराएगा जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराने पर जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। तो आप ये रिएक्शन अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो आप इस तरह बता देंगे कि कैसे कैसे विस्थापित हुआ। कैल्शियम और लेड और कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु Ag और Au ऐसा नहीं करती क्योंकि Ag और Au कॉपर से कम क्रियाशील है। जैसे देख लीजिए Ag को CuSO4 से रिएक्शन कराएगी, कोई रिएक्शन नहीं हुई, फिर यहाँ पे Au की भी कराई गई तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो Zn है। Zn यानी कि जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो जाती है क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। Zn फिर H2SO4 अब बना, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। फिर आते हैं लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा का विलयन, जिसे कॉपर सल्फेट के विलयन को ही क्या कहते हैं, नीला थोथा का बोलते हैं, में डालने पर लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि Fe जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। Fe फिर प्लस CuSO4 ये नीला विलयन है कॉपर सल्फेट का और ये कॉपर विस्थापित होगा, कॉपर अलग हो जाता है और फेरस सल्फेट बन जाता है, हल्का हरा विलयन हो जाता है। पहले क्या था, नीला था, फिर कैसे चेंज हो जाता है, हल्का हरा विलयन हो जाता है। अब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ डालने पर कॉपर सिल्वर में को प्रतिस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। देखते हैं कॉपर की रिएक्शन कराई गई, यहाँ कॉपर की रिएक्शन कराई गई। कॉपर की रिएक्शन हुई Ag Cu प्लस 2AgNO3 और यहाँ पर कॉपर सिल्वर अलग हो गया 2Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस। अब आते हैं जल में सोडियम का टुकड़ा डालने पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित हो जाती है क्योंकि जो Na है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। Na यहाँ पे देखिए ये NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह अन्य रिएक्शन है Mg की देख लीजिए, Mg और Fe फिर Cu, इसी तरह ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये भी देख लीजिए आराम से। अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मेथिन गैस है, क्लोरीन से जब रिएक्शन कराएंगे इसकी तो क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। दो चीजें बनेगी। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और CH4 भी एक कार्बनिक यौगिक है, ये आपको पता है। जब आप अभी एक आपका चैप्टर रहेगा कार्बन और उसके यौगिक, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन में लेड डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है क्योंकि लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये भी एक रिएक्शन हो गई। देखिए Pb फिर CuCl2 बना PbCl2 और Cu। फिर जब फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3 के एल्युमिनियम चूर्ण को साथ गर्म करते हैं तो आयरन धातु एल्युमिनियम धातु से विस्थापित हो जाती है। ये Fe2O3 और 2Al, यहाँ पर क्या बना आपका 2Al2O3 प्लस 2Fe। इसी तरह ब्रोमीन की रिएक्शन कराई गई। ब्रोमीन और आयोडीन से अभिक्रिया करके क्लोरीन है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन के लवणों को विलयन में क्लोरीन नहीं विस्थापित करने देती है। तो ये इसमें इनका क्रियाशीलता क्रम देख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील होती है, उसके बाद क्लोरीन होती है, फिर ब्रोमीन होती है, फिर आयोडीन होती है। तो ये होता है
कि जिसकी ज़्यादा क्रियाशीलता होगी वो उसको विस्थापित कर देगा। अब आते हैं हम दूसरी अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में, जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि इसमें दो जो होंगे यौगिक कंपाउंड जुड़ेंगे और दोनों में से एक एक जो इनके एलिमेंट होंगे, जो तत्व होंगे, वो एक दूसरे से मतलब चेंज हो जाएंगे। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाएगा, इधर से उधर चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये यौगिक बनते हैं, नए यौगिक बनते हैं। द्विविस्थापन और उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए क्या होता है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो उनके आयनों में परस्पर विनिमय द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। सोडियम क्लोराइड जल में विलेय है और विलयन में बना रहता है। अब देखिए AgNO3 और पैरेलल AgNO3 की रिएक्शन कराए NaCl से, तो AgCl प्लस NaNO3 बनता है। फिर इसी तरह इस अभिक्रिया में AgNO3 Ag प्लस आयन होता है और NaCl में Cl माइनस होता है। आयन ये परस्पर स्थानांतरण हो जाते हैं और AgCl बन जाता है, क्योंकि वो प्लस में और वो माइनस में। ये रिएक्शन हो जाती है इनमें और AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि Na प्लस आयन और NO3 माइनस आयन विलयन में रहते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। यह अवक्षेप अभिक्रिया का उदाहरण भी है। जब अवक्षेप बच रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, अवक्षेप अभिक्रिया भी कहेंगे। तो ये अगर जो आपको रिएक्शन याद होती तो आपको दो रिएक्शन के आप इनमें समीकरण के तौर पे इनको डाल सकते हैं। एक अवक्षेप अभिक्रिया का, दूसरा आपका क्या था, जो द्विप्रतिस्थापन थी, है ना। अवक्षेप एक अविलेय पदार्थ होता है जिसे विलयन से ठोस रूप में अलग हो जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जल में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घुल नहीं पाती हैं और नीचे तली में बैठ जाती हैं या ऊपर भी रहेंगे, तो इनको क्या कहते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, है ना। आगे देखिए, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो उनके आयनों में परस्पर विनिमय से बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है और सोडियम क्लोराइड जल में विलयन में बना रहता है। इसी तरह इसकी रिएक्शन होती है, बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 और ये बना बेरियम सल्फेट और 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaCl2 Ba प्लस आयन और Na2SO4 के आयनों में स्थानांतरण होता है। BaSO4 का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि दूसरा यौगिक NaCl विलयन में रहता है। इसी तरह नेक्स्ट ये रिएक्शन है, ये आगे देखते हैं। इसी तरह क्या है, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन में मिलाते हैं तो फिर क्या है, लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन PbNO3O2 प्लस 2Ki, ये PbI और 2KNO3 बना। फिर जब फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो आयनों के परस्पर विनिमय से फेरिक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए यहाँ रिएक्शन इतनी है और इतने एग्जाम्पल दिए तो इनसे घबराइए नहीं, क्योंकि आपको आगे केमिस्ट्री पढ़नी हो, थोड़ी नहीं पढ़नी है, एक पूरे सब्जेक्ट रूप में केमिस्ट्री होती है। यहाँ आपको तीनों सब्जेक्ट जो आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो, तीनों एक में है, लेकिन आप अगर इंटर में जाते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ना होता है ना। तो अब देखिए FeCl3 प्लस 3NH4OH, यहाँ बना FeOH का होल थ्राइस, जिसे फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और फिर बना 3NH4Cl। इस अभिक्रिया में FeCl3 के Fe प्लस आयन और NH4OH के OH माइनस आयनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण आप देख भी रहे होंगे, है ना। OH हो गया और ये Cl के Fe के हो गए, तो ये बना आपका यहाँ पे। इसी तरह आगे देखिए, अवक्षेप अभिक्रियाएं या अवक्षेप अभिक्रियाएं क्या हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है, उन्हें अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं और अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। जैसे बेरियम ऑक्साइड के विलयन में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर, तो देखिए ये बेरियम क्लोराइड का विलयन है और ये रिएक्शन होती है BaCl2 प्लस 2H2O4 प्लस BaSO4 प्लस 2Cl। सबका हो गया,
सबका मिला लिए सब लोग। करण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी ये आएगी रिएक्शन HCl + NaOH और बना आपका NaCl + H2O।